Hey guys, संजीव here. Welcome back to my channel. और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव 36 पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, पिछली बार आप सभी लोगों ने देखा था कि अपने यान भैया अपने नए दोस्त ऊची के साथ थोड़ा चिल मारने के लिए चले गए थे कहीं नई जगह पर, और जहाँ पर होने वाली थी एक बहुत बड़ी कार रेस, जहाँ पर दिखती है अपने भैया को एक जानी पहचानी सी शक्ल जिसके ठिकाने लगाए थे उन्होंने अक्ल। ये भाई साहब कोई और नहीं, ये थे ऊ तैंग यू, जो कि पिछली बार हालत अपने भैया ने धोबी के कुत्ते जैसी कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी भाई साहब को सही से अक्ल नहीं आती, इसलिए तो फिर से भाई साहब शेर की खाल पहनकर आ गए वोंगशू शेर बनने। इसमें भाई साहब अपनी छोटी सी लफंडर की फौज बनाकर लगातार ऊंची और उनके सभी दोस्तों को चिढ़ाए जा रहे थे। इसीलिए तो ऊयू भाई साहब अपनी एक छोटी सी लफंडर की फौज बनाकर लगातार ऊंची और सभी साथी को चिढ़ाए जा रहे थे कि भाई तुझे गट्स नहीं है, तुझे हिम्मत नहीं है, तुझे चिगरा नहीं है। और ऊंची भाई साहब को होती भी कैसे, भाई साहब ने चैलेंज ऐसा दिया था। चैलेंज था पहाड़ी ढलान में रेस, और वो कोई ऐसी वैसी रेस नहीं थी, वो थी रिवर्स कार रेस, जिससे तो प्रोफेशनल भी करने से 100 बार सोचते थे। और जी भाई साहब भी नहीं थे ऊ तैंग यू की तरह इतना बड़ा कमीना, किसी भी हालत में मंजूर नहीं था उसे अपने दोस्तों की बलि देना, और देना था अपने दोस्तों को जीना। इसलिए इस बात को तुरंत कर देते कि भाई तुझे यमराज दर्शन चाहिए तो जा, लेकिन हमें अपने हाल पर छोड़ दे। लेकिन इस बात से भी ऊ उसके सभी साथी नहीं मानते, और फिर से ऊंची और इसके सभी दोस्तों को चिढ़ाने लगते हैं। और ये देखकर अपने भैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऊंची भी कुछ ही समय में अपने भैया के अच्छे दोस्त बन गए थे। इसलिए तो तुरंत ही अपने भैया आगे आ जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं चैलेंज को। और अपने भैया को देखकर ऊ उसके सभी साथी की तो घिक्की निकल जाती है, क्योंकि जिस भूत से पीछा छुड़ाने के लिए वो शंघाई से वोंगशू आया था, वो भूत उसके पीछे पीछे सीधा वोंगशू तक आ गया था। लेकिन अगले पल भाई साहब अपने आप को संभाल लेते हैं और सोचने लगते हैं, ये वोंगशू है, यहाँ पर यान मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं तो रेसिंग का बाबू, इसलिए यही मौका है यान को अच्छा सबक सिखाने का। भाई साहब को क्या पता कि अपने भैया तो उसके बाप के भी बाप थे। वह दूसरा जी भैया तो अपने भैया के डिसीजन से टेंशन में आ गए थे, क्योंकि हवीन भाई ने सख्त हिदायत दी थी कि यान भैया उनका लंगोटिया यार है, उनका जिगर का टुकड़ा है, और तो और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसलिए वो यान भैया को इस खतरनाक रेस में ना भेजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन यान भैया का इतनी जिद और इतनी कॉन्फिडेंस देखकर जी भैया को भी हार मानना ही पड़ता है। और रही बात अपने भैया के इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस की, वो तो उनके सुपर उनके इंडियन आइज की वजह से था। जब इंडियन आइज की वजह से वो अपने डैगर से बुलेट्स को भी ब्लॉक कर सकते थे, तब तो यह हाई स्पीड रिवर्स कार रेस उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर देखते ही देखते 3, 2, 1 और रिवर्स कार रेस शुरू हो जाती है। पहले पोजीशन पे था ऊ तैंग यू, दूसरे पोजीशन में था एक लेडी, और तीसरे पोजीशन में था अपने यान भैया, और पीछे बाकी सभी लोग। और पहले तो वो लेडी अपने भैया के इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस और इतनी अच्छी कार ड्राइविंग को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। लेकिन अपने भैया भी ठहरे एक नंबर के ठरकी, लड़कियों को इम्प्रेस करने का एक भी मौका छोड़ते नहीं है। इसलिए अगले ही पल यान भैया अपने कार को सीधा 90 डिग्री टर्न ले लेते हैं, जिससे वो उस लेडी के आगे निकल जाते हैं। इसे देखकर तो उस लेडी के हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। और जी भैया और उनके साथी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि अपने भैया इतने ज्यादा स्किल्ड है। और दूसरा उस लेडी को पास करने के बाद यान भैया आ चुके थे सेकंड पोजीशन पर। वो तैंग जब अपने भैया को सेकंड पोजीशन पर देखता है, तब वो अपनी गंदी चाल चलता है और कार को रिवर्स ड्राइव करने के बजाय सामने ड्राइव करने लगता है, ताकि वो अपने भैया को एक जोरदार टक्कर मार सके। लेकिन अपने भैया बैठे अंतर्यामी, उसे तैंग की ऐसी गंदी हरकत के बारे में पहले से ही अंदाजा था। इसीलिए तो जैसे ही उतंग अपने सामने से कार को टक्कर मारने ही वाला था, उसी वक्त यान भैया अपने कार को सीधा 180 डिग्री टर्न ले लेते हैं। और यान भैया की ऐसी ड्राइविंग स्किल को देखकर उतंग को तो सदमा सा लग जाता है, और उसी सदमे में भाई साहब सीधा अपनी कार को एक बड़ी सी पहाड़ी में टक्कर मार देते हैं। इससे भाई साहब की लाखों की कार कबाड़े में बदल जाती है। लेकिन वह दूसरा वो अपने भैया के ऐसे भौकाल वाले ड्राइविंग स्किल देखकर सभी पब्लिक तो अपने भैया का जबरा फैन बन चुके थे। ऊंची और उसके सभी साथी को तो लग रहा था कि हबीन भाई ने अपने भैया की जितनी तारीफ की थी उतनी कम थी। वहाँ दूसरा पूतेंगे को सबक सिखाने के बाद ये भैया फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए हल्ले हल्ले ये रेस जीत जाते हैं, जिसे देखकर ऊंची और साथियों को तो खुशी का ठिकाना नहीं था।
लेकिन वहाँ दूसरा वुतांग के सभी साथियों की तो हवा टाइट हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब बाकी सभी रेसर्स वापस लौट आते हैं तो वो भी अपने भैया से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे, क्योंकि वो भी अपने भैया के भौकाल वाले ड्राइविंग के जबरा फैन बन चुके थे। इसलिए वो खुशी खुशी इस रेस का इनाम जो कि 100 मिलियन था वो सभी अपने भैया को दे देते हैं। इसके बाद वो लेडी जो अपने भैया की बहुत बड़ी फैन बन चुकी थी वो अपने भैया से पूछते हैं, दोस्त क्या तुम हमारे रेसिंग क्लब में शामिल होना चाहोगे? ये सुनकर यान भैया अपनी लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए कहते हैं, मेरे ड्राइविंग स्किल बहुत ज्यादा एवरेज है। मैं इस रेस में इसलिए जीत पाया क्योंकि मेरे रिफ्लेक्स और स्पीड थोड़े अच्छे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सच में अपने भैया बड़े लो प्रोफाइल इंसान है। लेकिन वह दूसरा वो लेडी भी मन ही मन सोच रही थी, अगर इसकी ड्राइविंग स्किल एवरेज है तो हमसे तो हमारा लाइसेंस छीन लेना चाहिए। लेकिन वो अपने भैया को ज्यादा जोर नहीं देते। इसके बाद एक दूसरा बंदा बोलता है, भाई तू तो भौकाल वाला ड्राइवर है भाई, सच बता रहा हूँ भाई, तुमने तो दिल जीत लिया। अगर तुझे कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस फोन लगा देना इस भाई को। सभी अपने भैया के गुणगान गा ही रहे थे, लेकिन वहाँ दूसरा वुतांग को अपने भैया की तारीफ हजम नहीं होती, इसलिए वो भौंकते हुए कहते हैं, यार तुमने बहुत ही गंदा खेल खेला है, तुमने चीटिंग की है, मैं तुम्हारी जीत को नहीं मानता। लेकिन अपने भैया तो बड़े शांत थे क्योंकि वो वुतांग के रग रग से वाकिफ थे, इसलिए वो बड़े शांति से कहते हैं, ओ भाई सभी ने देखा है, मैंने तेरे कार को इतना सा भी टच नहीं किया था। पब्लिक भी अपने भैया को सपोर्ट करती है। हाँ तांग के बच्चे, तू ही वो इंसान है जिसने यार को टक्कर मारने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह से फेल हो गया। अब हार जाने पर अपनी बातों से मुकर रहे हो, कैसा मर्द है तू, असली मर्द बन मर्द। अपने भैया की इतना सपोर्ट देखकर वुतांग को वैसे कुछ हुक्कार तो जाने लगता है, लेकिन अपने भैया तुरंत रोक लेते हैं, जिसके जवाब में तांग तुरंत 100 मिलियन का चेक अपने भैया को दे देते हैं। इसके बाद तो तांग वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकता, इस डर से कहीं उसका मुख फिर से काला ना हो जाए। वुतांग को वहाँ से रफा दफा करने के बाद ये सीधा ची भैया को उन सभी चेक को दे देते हैं ताई लॉन्ग ग्रुप में जमा करने के लिए, क्योंकि ताई लॉन्ग ग्रुप अपनी शुरुआती स्टेज में था, चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा कनेक्शन की जरूरत थी। जी भैया भी ये बात को समझ जाते हैं, इसलिए तुम काम पे लग जाते हैं। अगले दिन दोनों भैया पहुंच चुके थे सरदार अलायंस के पार्टी में, जहाँ पर बड़े बड़े फैमिली से बड़े बड़े लोग आए थे। उन लोगों की इतनी ज्यादा ठाट बाट को देखकर अपने भैया भी सोच रहे थे, ओ भाई कहिए निकालते भी तो सोने के कमोड में नहीं। जब दोनों भैया बातें करते करते इधर उधर नजर मार ही रहे थे तब भी उन्हें दिख जाती है खूबसूरत लेडी। ये कोई और नहीं, ये थी जेन यूमिन, उनकी कॉलेज की कैंपस क्वीन और यान भैया की सीनियर। यूमिन तो अपने भैया को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जब से यान भैया ने पहले दिन से अपने कॉलेज में जलवा दिखाया था तब भी से वो तो अपने भैया से मिलने के लिए बेचैन हुई जा रही थी। अपने भैया को देख के वो तुरंत उनके पास चले जाती है और उनसे मेल जोल बढ़ाने लगती है। इस वक्त यूमिन मैडम ने काफी हॉट ड्रेस पहनी थी, जिससे देखकर कोई भी मर्द उससे अपनी नजर नहीं हटा सकता था। इसलिए अपने भैया तुरंत पूछते, सीनियर आपने इतनी हॉट ड्रेस क्यों पहनी है, आपको डर नहीं लगता कि कोई आपको इस पार्टी में हैरास करेगा? ये सुनकर मैडम हंसी आ जाती है, क्या सच में मैं इतनी हॉट लग रही हूँ? इसके बाद मैडम अपने भैया के पास जाकर थोड़ा बोल्ड होते हुए कहती है, क्या तुम मुझे हैरास करने वाले हो? और ये सुनकर अपने भैया तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। जहाँ पर अपने भैया को मिल रहा था सजा और दूसरा ची भैया को तो आ रहा था बड़ा मजा। जब वो लोग ऐसे हंसी मजाक कर ही रहे थे तभी सबके सामने आते इस बड़ी सी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन मुरान इतियान। रात एक छोटा सा भाषण देता है, भाइयों और बहनों आप सभी को तो पता है कि हमारे नॉर्थ के नॉर्दर्न अलायंस कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर साउथ में कोई भी अलायंस नहीं है। हमारे साउथ में सभी कंपनीज एक दूसरे के लिए काम नहीं करती। हमारे पास साउथ में कोई भी अलायंस नहीं है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्थ की तरह यहाँ पर भी एक साउथ अलायंस बना ले तो हम पहले से भी बेहतर काम कर सकते हैं। तो बोलिए क्या आप सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ काम करने के लिए? ये सुनकर सभी पब्लिक तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि सभी साउथर्न अलायंस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। इसके बाद शुरू होता है म्यूजिक शुरू होते ही सभी एक के बाद एक डांस में मगन हो जाते हैं। तभी यूमिन भी अपने भैया से डांस के लिए पूछते हैं और अपने भैया भी इतनी खूबसूरत लड़की को मना नहीं कर पाते। जिसके बाद तो वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर डांस करने लगते हैं, लेकिन अपने भैया भी ठहरे एक सच्चे इंसान, इसलिए वो मैडम से कहती है कि मुझे डांस नहीं आता। ये सुनकर तो मैडम मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यान भैया के पास आकर धीरे से कहती है, इसका मतलब हम दोनों को बहुत ज्यादा क्लोज रहना चाहिए ताकि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, क्यों है ना? जिसके बाद तो वो दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा चिपक कर डांस में लग जाते हैं। इसमें दोनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन वहाँ दूसरा भी यूमिन के पप्पा जी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अभी उसके पास आ जाते हैं मुरान इतियान और पप्पा जी से पूछते, पप्पा जी क्या बात है? अभी मुरान की नजर अपने भैया और मैडम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सारा मसला समझ जाते हैं। भाई साहब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी शादी किसके साथ होने वाली थी, लेकिन उन्हें ये बात जरा भी मंजूर नहीं कि उनके चीज पर कोई और हाथ रखे। इसलिए वो दोनों ही जाने लगते हैं यान भैया और मैडम की तरफ। देखकर यान भैया और युतियान दोनों तुरंत एक दूसरे अलग होते हैं। तभी युतियान अपने डड्डी से पूछते कि आखिरकार उन्हें क्या चाहिए।
लेकिन पापा तो थे गरम दिमाग वाले, इसलिए वो दौड़ते हुए कहते हैं, ह्यूमन मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आता ताकि तुम इतिहास से मेल जोल बढ़ा सको, उससे अपनी शादी की बात कर सको, लेकिन इसकी बजाय ये बेशरम लड़का जो तुम फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम उसके साथ डांस किए जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। ये सुनकर तो अपने भैया सोच में पड़ जाते हैं, क्या बोल रहा है ये बुड्ढा, मैं तो ह्यूमन से आज ही मिला हूँ भाई। लेकिन ह्यूमन तो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसके साथ अपनी डैड की कभी नहीं बनती थी, क्योंकि उसके डैड हमेशा उससे अपने काम करवाते थे। आज भी वही कर रहे हैं, यूतियान के साथ शादी करवा के। इसके बाद इतियान ह्यूमन से कहता है, ह्यूमन मुझे माफ कर दो, इतने दिनों से मैं काम की वजह से तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन आज हम चलकर शादी की बात करते हैं। कोई और लड़की होती तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती, लेकिन ह्यूमन को इतियान में दूसरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो तुरंत इस बात को मना कर देती है और कहती है, सॉरी इतियान, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो शादी की बात करने की भी कोई जरूरत नहीं। और ये सुनकर पप्पा जी की तो पूरी तरह सटक जाती है, इसलिए वो तुरंत अपनी बेटी को थप्पड़ लगा देती है। और पब्लिक तो खड़ी खड़ी है तमाशा देखती रह जाती है, लेकिन अपने भैया को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो तुरंत ह्यूमन को संभालने लगती है और उनसे उनका हाल चाल पूछती है। ह्यूमन भी कहती है कि वो ठीक है, लेकिन वो ऐसे जानना चाहती है। और ये भैया को ह्यूमन के फिर से करीब जाते देख उसके पप्पा जी तो फिर से भड़क उठते हैं और ये भैया के कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, बेचारे तो वही है ना जिसने मेरी बेटी को फंसाया है। और अब तो अपने भैया की भी सटक जाती है। वो तो अगर बात ह्यूमन के पप्पा जी की नहीं होती तो तब तो वो इस बुढ़े की हालत धोब के कुत्ते जैसी कर देते। तब से ये बुढ़ा उसे बेवजह ही टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो अब दहाड़ते हुए कहते हैं, अबे साले बुढ़े चल हट यहाँ से, जरा देख अपने आप को कि तू किस तरह का बाप है। और ये भैया और अपने पापा जी के बीच बातों को बिगाड़ते देख ह्यूमन तुरंत बीच में आ जाते और कहती है, पापा यानी कुछ भी नहीं किया। और ये इनका नाम सुनते ही तो इतियन के कान कुत्ते की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे याद है कि उसके भाई के किलर का नाम भी यान है। सब तुरंत यान भी से कंफर्मेशन मांगते हैं, यान भी निड। और अपने भैया भी पूरी निडरता से इस सच्चाई को स्वीकार करते कि उसी ने उसके भाई को टपकाया है। और ये सुनकर तो इतियन बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, इसलिए वो तुरंत अपने सभी गार्ड से यान भैया पर हमला करने को कहते हैं, लेकिन यान भैया उन सभी को किसी मक्खी की तरह उड़ा देते हैं, जिससे इतियान समझ जाता है कि अपने भैया को लल्लू पल्लू नहीं, इसलिए वो खुद उन पर हमला करता है। दोनों के हमले से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे पब्लिक समझ जाती है कि यान भैया भी किसी भी एंगल से कम नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इतियान अपने भैया का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाता। लेकिन अगर इतियान को पता चलता कि अपने भैया ने अपनी 1/4 पावर भी इस्तेमाल नहीं किए तब तो इतियान के होश उड़ जाते, लेकिन भाई साहब को पता नहीं था, इसलिए वो दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन तभी वहाँ पर सभी को एक बूढ़ी और गहरी आवाज सुनाई देती है, आज के लिए बहुत हुआ, आज एक बहुत ही खास दिन है, इसलिए तुम सभी को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सभी उस आवाज की तरफ मुड़ते तब सभी को एक बूढ़ा इंसान और उसके साथ कई लोग खड़े हुए मिलते हैं। ये थे ओल्ड मास्टर एन, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ तक कि इतियान भी देते उन्हें फुल इज्जत। अपने भैया भी सोचते थे कि आखिरकार दादाजी है तो है कौन, लेकिन ओल्ड मास्टर इन तो सभी को इग्नोर करते थे और सीधा अपने भैया से आकर मिलते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम हो यान, तुम देखने में तो काफी हैंडसम हो, मैं बहुत समय से तुमसे मिलना चाहता था। जो सुनकर यान भैया सोच पड़ जाते कि आखिरकार ओल्ड मास्टर इन उनसे मिलना क्यों चाहते थे भाई, क्योंकि वो तो उन्हें जानता तक नहीं था। अभी ओल्ड मास्टर इन अपने भैया से पूछते हैं, क्या तुम्हें इंसिहान याद है? और ये सुनकर अपने भैया की बत्ती तुरंत जल जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि इंसिहान यानी कि वो लड़की जिसके साथ उन्होंने भी कांड कर दिया था वो कोई और नहीं, वो ओल्ड मास्टर इनकी पोती थी। जो समझ में आते तो अपने भैया की धड़कन तेज हो जाती, क्योंकि अगर ओल्ड मास्टर इनको पता चला कि वो उनके ग्रैंड पोती के साथ सोई थी तब तो ओल्ड मास्टर इनको जिंदा गाड़ देते। यही सोचकर वो घबरा रहे थे, लेकिन ओल्ड मास्टर इनको कोई शौक नहीं था यंग जनरेशन के बीच उंगली करने का, इसलिए वो इस बात को तुरंत साइड कर देता और अपने भैया से कहते, नहीं मैं बस तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि मेरी पोती ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छे ड्रिंकर हो। ये सुनकर अपने भैया मजबूरी में हंसने लगते और कहते, आपकी पोती काफी अच्छी ड्रिंकर है, आपकी पोती तो मुझसे भी अच्छी ड्रिंकर है, वो तो मुझसे भी ज्यादा अल्कोहल होल्ड कर सकती है। अभी ओल्ड मास्टर इन कहते हैं, मैं तुमसे बहुत समय से मिलना चाहता था यान, और अब तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है तुम बिल्कुल उस जैसे दिखते हो। ये सुनकर यान को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन ओल्ड मास्टर इस बात को भी तुरंत साइड कर देते हैं। तो चलता हो यान, उम्मीद है कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। इतना कहते वो ओल्ड मास्टर वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी वो इसी बारे में सोचते थे कि अपने भैया जरूर जरूर किसी ऐसे इंसान की तरह दिखते थे जिसे वो बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं, इसलिए वो ठान लेते कि वो यान भैया के बारे में सब कुछ पता करेंगे। और दूसरा ओल्ड मास्टर इनको अपने भैया से इतने अच्छे से बात करते देख पब्लिक तो चक्की रह जाती है। अब तो वो लोग सोचते कि कैसे कैसे अपने भैया से दोस्ती बढ़ाए ताकि वो ओल्ड मास्टर के करीब जा सके। और दूसरा ओल्ड मास्टर इनके आने से इतियान की जरा से भी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने भैया को दिल की चोट पहुंचाने की, इसे वो आज के लिए इस बात को जानने देता है
वह दूसरा भी ह्यूमन का भी कोई शौक नहीं था इस पार्टी में और ज्यादा वक्त बिताने का, इसलिए वो तुरंत अपने भैया से यहाँ से चलने को कहती है। अपने भैया भी तैयार हो जाते हैं और जाते जाते यैन भैया तुरंत ह्यूमन को अपने गोद में उठा लेते हैं और इतियान से चिल्ला कर कहता है, इतियान चलता हो और आज से तुम्हारी फियांसे मेरी हुई। इतना कहते ही यैन भैया तुरंत इस पार्टी से ह्यूमन को लेकर वहां से भाग लेते हैं और ये देखकर इतियान तो गुस्से से अपने दांत पीसते रह जाता है क्योंकि ओल्ड मास्टर इनके आ जाने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने भैया को जरा भी उंगली करने का। वहाँ दूसरा ह्यूमन के पापा जी भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि यैन भैया की पावर देखने के बाद वो भी चाहते थे कि ह्यूमन यैन के साथ एक अच्छा रिश्ता बना ले। वहाँ दूसरा हॉल से बाहर आने के बाद ह्यूमन और यैन तुरंत ही अलग हो जाते हैं। यैन भैया तो इस काम से बहुत शर्मा जाते हैं, इसलिए वो ह्यूमन से तुरंत माफी मांगते हैं। लेकिन ह्यूमन तो शर्माने के बाद भी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अपने भैया के जितना चाहे उतना करीब आना चाहती थी। इसलिए वो अपने भैया के पास जाकर धीरे से कहते, यैन तुम भूलना मत कि तुमने सबके सामने क्या कहा कि आज से मैं तुम्हारी हूँ। और ये सुनकर अपने भैया तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ यैन भैया को मिल रही थी अपनी छोटी सी गलती की सजा, हाँ दूसरा ची भैया को तो आ रहा था बहुत ज्यादा मजा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। गाइस मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।